हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के दौरान यहाँ पर मिनी भारत की झलक दिखाई देगी, क्योंकि भारत के अलग अलग हिस्सों से तमाम साधु संत यहाँ पर पहुंचेंगे और इस भूमि पूजन में हिस्सा लेंगे। लेकिन इनके अतिरिक्त जैन, सिख, मुस्लिम और बौद्ध धर्म से जुड़े लोग भी इस समारोह में हिस्सेदारी करने आ रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन किसी ऐतिहासिक मौके से कम नहीं है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी इस पूजा पर लोगों की निगाहें टिकी हैं। इस खास मौके पर भारत के भूगोल का हर हिस्सा यहाँ पर मौजूद होगा। साथ ही नेपाल से भी प्रतिनिधि आएंगे। जनकपुर के राम जानकी मंदिर के महंत को भूमि पूजन के कार्यक्रम में बुलाया गया है। हमने इस आयोजन में भारतवर्ष की लगभग 36 आध्यात्मिक परंपराओं के 135 संतों को निमंत्रण भेजा है। ये आध्यात्मिक परंपराएं लगभग भारतवर्ष के भूगोल का प्रत्येक हिस्सा स्पर्श करती है। मंदिर के भूमि पूजन में दूसरे धर्मों के लोगों को भी न्योता दिया गया है। अयोध्या में भूमि पूजन का पहला निमंत्रण पत्र इकबाल अंसारी को भेजा गया, जो मस्जिद बनाम मंदिर मामले में पक्षकार रहे। उनके जिम्मे एक ही काम है, उन्होंने जीवन में स्वीकार किया है, कोई लावारिस लाश उसको उसी की परंपरा के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करना, और वो हिंदू मुसलमान नहीं देखते। साथ ही पद्म सम्मान से सम्मानित अयोध्या के मोहम्मद शरीफ को भी भेजा गया है, जिन्हें लावारिस लाशों का रखवाला कहा जाता है। अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर महाराष्ट्र में भी सियासत तेज है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भूमि पूजन का न्योता नहीं मिला, लेकिन उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि दान की है। दूसरी तरफ बीजेपी भूमि पूजन के दिन महाराष्ट्र के मंदिरों को खोलने की मांग कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर की तैयारियां चल रही हैं। देश भर में उत्साह का माहौल है। ऐसे में महाराष्ट्र भी इससे दूर नहीं है, लेकिन राज्य की सियासी पार्टियां भी अपना अपना नफा नुकसान देख रही हैं। इस सिलसिले में शिवसेना की ओर से महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है। शिवसेना की तरफ से 1 करोड़ की राशि ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या, इनके खाते पर, अयोध्या के स्टेट बैंक के खाते पर हमने शिवसेना की ओर से आरटीजीएस के तहत हमने जमा कर दी थी। महाराष्ट्र बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं है। बीजेपी विधायकों के शिष्टमंडल ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर राम मंदिर भूमि पूजन के मौके पर महाराष्ट्र में सभी मंदिर और सभी धार्मिक स्थल खुले रखने की मांग की। बीजेपी ने राम मंदिर भूमि पूजन के दिन कोरोना को ध्यान में रखकर बड़े पैमाने पर दिवाली मनाने की अपील की है। 5 तारखेचा दिवस आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यातला एक महत्त्वाचा दिवस, ज्यासाठी आपण जगू। राम मंदिराची पायाभरणी, त्या पायाभरणीचा दिवस एरवी आपण खूप धूमधडाक्यात साजरा केला असता, पण कोरोनाचं गांभीर्य लक्षात घेता वैयक्तिक सेलिब्रेशनवर भर द्यावा, सामूहिक सेलिब्रेशन टाळावं। सामूहिक सेलिब्रेशन करणार असलो तर प्रशासनाची परवानगी घ्यावी। सामूहिक सेलिब्रेशन मध्ये सुद्धा कोरोनाचं भान ठेवावं। ठीक 1 दिन बाद 24 घंटे बाद यानी कल अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि भूमि पूजन के दौरान रामलला किस रंग की पोशाक पहनने वाले हैं। कभी हरे रंग की पोशाक की बात सामने आ जाती है, तो कभी कहा जाता है कि रामलला पहनेंगे केसरिया। रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के पास रखी हरी और केसरिया रंग की ये पोशाक रामलला के लिए तैयार की गई है। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि इनमें से कौन सी पोशाक भगवान पहनेंगे। ये भी हो सकता है कि एक ही दिन में 2 अलग अलग रंग की पोशाक रामलला को पहनाई जाए। परंपरा के मुताबिक बुधवार के दिन रामलला हरी पोशाक पहनते हैं, लेकिन इस बुधवार को खास अवसर होने की वजह से केसरिया पोशाक पहनाने की बात भी हो रही है। पहनते तो हरे थे बुधवार के दिन, लेकिन यदि ट्रस्ट वालों को विचार आएगा कि नहीं उस दिन केसरिया पहना जाए तो केसरिया पहना जाएगा। तो विकल्प के तौर पे आप लोगों ने 2 रखे हैं, कपड़े रखे हैं।
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की तरफ से ये फैसला किया गया है कि 2 विकल्प तैयार रखे जाएं। बुधवार को अमूमन रामलला हरा कपड़ा पहनते हैं, लेकिन इस बार विशेष मौका है और प्रधानमंत्री का आगमन भी हो रहा है। ऐसे में केसरिया रंग का भी कपड़ा तैयार किया गया है और बुधवार की सुबह ये तय होगा कि रामलला को कौन सा कपड़ा पहनाया जाए। राम जन्मभूमि ट्रस्ट का कहना है कि भगवान की पोशाक को लेकर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ पुजारी को है, इसमें किसी और का कोई दखल नहीं है। हरे रंग के भगवान कपड़े पहनेंगे, इसको भी प्रधानमंत्री से जोड़ दिया। वो हरे रंग से प्रभावित थे कि प्रधानमंत्री के भय से प्रभावित थे, समझ में नहीं आता है। ये विषय प्रधानमंत्री कार्यालय का नहीं है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन से पहले पूजा अर्चना का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थान पर ही रामार्चा पूजा की जाएगी। अयोध्या पूरी तरह से भक्ति में डूब चुकी है। ये तस्वीरें सोमवार को राम मंदिर भूमि पूजन से पहले गणेश पूजन की हैं। भूमि पूजन से 2 दिन पहले राम जन्मभूमि परिसर में पूजा के कई दौरों का भी श्री गणेश हो गया है और इसी के तहत मंगलवार को रामार्चना पूजन किया जाएगा। करीब 5 घंटे तक चलने वाले ये पूजा 6 पुजारी कराएंगे। वैदिक मान्यता है कि इस महायज्ञ को करने से मनुष्य भगवत धाम को प्राप्त करता है। पौराणिक मान्यता है कि सभी धार्मिक अनुष्ठानों में रामार्चना पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। रामार्चना पूजा के बाद हनुमानगढ़ी में हनुमान के निशानों का भी पूजन होगा। हनुमान के निशानों के पूजन में हनुमान ध्वजा की पूजा भी शामिल है। ऐसी मान्यता है कि अयोध्या के रक्षक और कलयुग के देवता हनुमान की पूजा अयोध्या में सबसे पहले की जाती है। हम हनुमान जी के हनुमानगढ़ी के प्रतीक चिन्ह की पताका की पूजा कल वहाँ करेंगे और जन्मभूमि पर जहां आज भगवान विराजमान है लकड़ी के टेम्पररी टेम्पल में, वहां रामार्चा करेंगे। अयोध्या में देवताओं के आह्वान के लिए पूजा अर्चना की शुरुआत अप्रैल महीने में ही हो गई थी। 18 अप्रैल से 108 दिनों तक ये पूजा अर्चना चलती रही और अब भूमि पूजन का समय आ गया है। कल प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन के लिए अयोध्या जा रहे हैं। भूमि पूजन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर सिर्फ 5 लोग मौजूद होंगे। इस दौरान पीएम करीब 1 घंटे का भाषण भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ चालक मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास, ये वो नाम हैं जो 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन के दौरान मंच पर मौजूद होंगे। 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह का संचालन राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय करेंगे। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास अयोध्या आए सभी मेहमानों को आशीर्वाद देंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी अतिथियों का स्वागत करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत इस विशेष मौके पर लोगों को संबोधित करेंगे। फिर पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर की नींव रखने के बाद अपने मन की बात करेंगे। उनका भाषण करीब 1 घंटे का होगा। राम मंदिर के भूमि पूजन में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे अशोक सिंघल के भतीजे सलिल सिंघल यजमान की भूमिका में होंगे। भूमि पूजन का कार्यक्रम 2.5 से 3 घंटे तक चलेगा। पीएम करीब 15 मिनट तक मंदिर में मौजूद रहेंगे। कि ये सब जो पूजन होगा, ये पूजन करने के लिए यजमान के रूप में हमारे सम्माननीय अशोक जी सिंघल के भतीजे सलील जी सिंघल बैठेंगे और इसमें लगभग 2.5-3 घंटे लगेंगे। ये पूर्व पूजन उनके द्वारा होगा। प्रधानमंत्री जी को जो पूजन करना है वो केवल 10-15 मिनट का पूजन है। भूमि पूजन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को कोदंड राम प्रतिमा दी जा सकती है। मान्यता है कि सीता स्वयंवर के दौरान परशुराम ने कोदंड धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने को दिया था। कोदंड के प्रत्यंचा चढ़ाने से ही परशुराम पहचान गए कि भगवान राम ही विष्णु के अवतार हैं। अयोध्या जी में भूमि पूजन के दौरान स्वागत के लिए 5100 कलश लगाए जाएंगे। एक के ऊपर एक 3 कलश और फिर उन पर दीपक जलाए जाएंगे।
जैसे जैसे 5 अगस्त की तारीख नजदीक आ रही है, अयोध्या में उत्साह के नए नए चित्र सामने आ रहे हैं। मैं मौजूद हूँ अयोध्या में और एक जगह है जहाँ पर आप देखिए कि इस तरह से घड़ों को रंगा जा रहा है। अलग अलग रंग के घड़े हैं और इन घड़ों पर इस तरीके से भगवान राम का नाम लिखा हुआ है। ये तैयारी 5 अगस्त की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के लिए आएंगे और तब 3-3 कलश का एक ऐसे सीरीज लगाकर सड़कों पर रखा जाएगा ताकि लोगों का स्वागत किया जाए। आप देखिए कि तमाम ऐसे घड़े हैं जिनको पेंट करने के लिए कारीगर लगे हुए हैं और ये लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं। अयोध्या के रास्तों को कलशों के जरिए सजाया जा रहा है। जी, ये स्वागत के लिए भी है माननीय मोदी जी के, अयोध्या को सजाने के लिए भी है और अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए कि हम राम जी के इस काम में क्या कर सकते हैं उसको परिलक्षित करने के लिए भी है। इस तरह के कुल 5100 कलश तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें एक के ऊपर एक कुल 3 कलश रखकर उसके ऊपर दीप जलाए जाएंगे। फिर इन्हें साकेत महाविद्यालय से लेकर राम जन्मभूमि मार्ग पर रखा जाएगा। तो देखिए, राम का नाम भी है कलश पर और स्वस्तिक का निशान भी है और ये इस तरीके से कलश बनाकर सड़कों पर अयोध्या आने वाले सारे वीवीआईपी का स्वागत इस तरीके से किया जाएगा। तैयारियों के बीच अयोध्या के हर गली कूचे में माहौल भक्तिमय है। लोग अपने अपने तरीके से आराध्य देव को याद कर रहे हैं। यहाँ 5 अगस्त का इंतजार सबको है और सबको इस पूरी आयोजन का भागीदार बनना चाहता है, इसलिए अपने अपने तरीके से कुछ न कुछ प्रयास कर रहा है। अपने सहयोगी पुनीत मिश्रा और कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, अयोध्या। और अब ऐसी कमाल की कहानी दिखाते हैं वाराणसी के तबला वादक हैं अशोक दुबे, जो अपने तबले से सीताराम सीताराम की मनोहारी धुन सुनाते हैं और अपने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर लेते हैं। पिछले 40 वर्षों से अशोक दुबे ऐसा ही कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी तपस्या अब सफल होने जा रही है, क्योंकि भगवान श्री राम का अब जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनने जा रहा है। अयोध्या पूजा पर कोरोना संकट के बादल भी मंडरा रहे हैं। रामलला के दरबार तक कोरोना पहुंच चुका है। पिछले कुछ दिनों में 2 साधु संक्रमित हो चुके हैं। सड़कों से लेकर दुकानों के ऊपर सैनिटाइजर का छिड़काव। राम जन्मभूमि पूजन की छाया में कोरोना का साया न पड़े, इसलिए अयोध्या में भूमि पूजन से पहले हर जरूरी जगह पर सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। सख्ती से हो रहे इस सैनिटाइजेशन के पीछे कारण है अयोध्या में मंदिर के पुजारियों का कोरोना संक्रमित हो जाना। सोमवार को रामलला के सहायक पुजारी प्रेम कुमार तिवारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले रामलला सहायक पुजारी प्रदीप दास भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने के बाद वो फिलहाल मुख्य पूजा से दूर हैं। अयोध्या में सैनिटाइजेशन के काम को अंजाम दे रही है यूपी पुलिस की फायर सर्विस। हर थाना चौकी और भी जो भी शहरी क्षेत्र हैं, बाजार हैं और जो मोहल्ले हैं, सब जगह सैनिटाइजर का कार्य किया जा रहा है ताकि जो है 19 कोविड से बचाव। इन सब के बीच राम मंदिर भूमि पूजन से पहले अयोध्या नगरी पंचध्वज से सज चुकी है। साथ ही सरयू नदी का जलस्तर भी बढ़ा दिया गया है। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पूरे अयोध्या में हर घर की छत पर, हर गली में, हर कूचे में, हर चौराहे पर, हर तिराहे पर ये भगवा झंडे भगवान श्री राम के हैं और भगवान श्री राम के अलावा हनुमान जी के भी झंडे हैं। ये देखिए, भव्य राम मंदिर और भगवान श्री राम की तस्वीर वाला ये बड़ा झंडा है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारी की शानदार तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। बाजारों और गलियों में चारों तरफ पंच ध्वजा लहरा रही है। राम मंदिर की तर्ज पर अयोध्या रेलवे स्टेशन को भी बनाया जा रहा है। जंक्शन के बीचों बीच राम दरबार की तस्वीर बनाई गई है। ये जो सामने आप देख रहे हैं भगवान श्री राम की फोटो जो बनी हुई है, इसको बनाने में लगभग 7 दिन हमको लग गया है। ये इसमें पूरी बिल्डिंग बनेगी, यहाँ से वहाँ तक पूरी जैसे पूरा नए तरीके से इसका विकास होगा। स्टेशन का नया स्टेशन है, जैसे आपका हरिद्वार में आप देखते हैं
भूमि पूजन से पहले सरयू के घाटों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हम अयोध्या में हैं। अयोध्या में सरयू घाट का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त सरयू नदी अपने पूरे उफान पर है। अथाह जल राशि सरयू नदी में दिखाई दे रही है और मानो ऐसा लग रहा है कि ये घाट जो है वो अयोध्या जी के पांव पखारने के लिए सरयू आतुर है। पंजाब में कैप्टन सरकार के खिलाफ जहरीली शराब से मौत के मामले में अपनों ने ही मोर्चा खोल दिया है। पंजाब सरकार के खिलाफ पार्टी के ही 2 सांसद राज्यपाल के पास चले गए और जहरीली शराब से मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग कर दी है। राज्य में एक ही घटना में 108 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो चुकी है। एक तरफ रोते बिलखते वो परिवार हैं जिनके अपनों की जान जहरीली शराब ने ले ली, दूसरी तरफ राजभवन पहुंचे 2 सांसद। ये वो सांसद हैं जो जहरीली शराब से मौत के मामले को लेकर अपनी ही पार्टी की सरकार पर हमलावर हैं। इन लोगों ने राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर से मुलाकात कर पंजाब शराब कांड की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। मांग ते असी पहले कीती सी हाई कोर्ट दे जज दी, वो असी बदल के हुण कहीए कि सीबीआई नूं ते ईडी नूं ये केस कढाओ फॉर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि बड़े पैमाने ते इत्थे बहुत बड़े मगरमच्छ ने जिहड़े इन्वॉल्व ने, जिहड़े हाई कोर्ट के जज ने वो ओवरलुक कर सकते हैं, बट इन्वेस्टिगेटिंग पावर जो उन्हां कोल नहीं होंदी। इन्वेस्टिगेशन इंटरस्टेट हो गया, ये इंटरस्टेट दे विच सीएम टाइमली एक्शन ये हूच ट्रैजेडी नहीं होनी चाहिए, ये बंदे मर रहे नहीं थे। इसलिए जिम्मेवारी है सरकार की। सरकार नूं चाहीदा सी इन्हां समगलरां दे खिलाफ कार्रवाई करदे। असीं 2017 तो कहंदे आउंदे आ। आम आदमी पार्टी ने आज राज्य भर में कैप्टन सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। आप सांसद भगवंत मान ने कहा है कि वो अपने विधायकों के साथ अमरिंदर सिंह के सिसवा फार्म हाउस पर प्रदर्शन करेंगे, तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस की सरकार वहां पर खामोश है। राहुल जी और प्रियंका जी एक व्यक्ति की कोई दुखद हादसा हो जाए उस पर 2 ट्वीट करने वाले, बयान देने वाले, ये भी खामोश हैं। क्या पंजाब के लोगों की जान की कीमत नहीं? राज्य में जहरीली शराब की गोरख धंधे के तार लुधियाना, पटियाला और मोगा समेत कई जिलों से जुड़े हैं। पुलिस ने अब तक 37 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी लुधियाना का पेंट कारोबारी रवि जोशी अंडरग्राउंड है और उसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां पर ममता बनर्जी और बीजेपी की लड़ाई कोई नई बात नहीं है। हर मुद्दे पर दोनों में विवाद होता रहता है। अब एक नया विवाद शुरू हो गया है, समझिए इसे। क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी को झटका लग सकता है? क्या दिलीप घोष और मुकुल रॉय में मनमुटाव काफी बढ़ गया है? क्या बीजेपी के 21 नेता टीएमसी में शामिल हो सकते हैं? आपको सुनवाते हैं इन सवालों पर क्या कहना है पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का। भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं, मोदी जी के नेतृत्व में अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और मैं इस प्रकार की भ्रामक खबर की निंदा करता हूँ। विजयवर्गीय ने इंदौर में पार्टी में एकजुटता का दावा किया तो कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और सीएम ममता बनर्जी को बिना नाम लिए धमकी तक दे डाली। भाजपा अपने दम पर काम कर रही है, अपने पूरा हर कार्यकर्ता और हर एमपी के ऊपर हमारी भरोसा है, वो हमारी पार्टी के साथ हैं, आगे भी रहेंगे। जिनको भाजपा की अग्रगति से तकलीफ हो रही है वो लोग ये सब समाचार बना के भेज रहे हैं और समाज सब देख रही है। हिम्मत है तो तोड़ के दिखाए। मुझे पता नहीं वो 4 एमपी में मेरा नाम है कि नहीं, हम इंतजार करेंगे उस नाम का उजागर करते हैं। आखिर इन 2 बड़े नेता को ऐसा क्यों कहना पड़ा? दरअसल पश्चिम बंगाल की सियासत में ऐसी अटकलें जोरों पर हैं कि पश्चिम बंगाल बीजेपी में दरार पड़ सकती है। इसकी वजह बताई जा रही है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और बंगाल के दिग्गज नेता मुकुल रॉय के बीच मनमुटाव बढ़ना। इसकी वजह से पार्टी के 4 सांसद, 1 विधायक और 16 पार्षदों के बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की खबर है। मुकुल रॉय टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। नमस्ते भारत में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां पर भारी बारिश की वजह से मुंबई से ठाणे में एक शख्स की मौत की खबर सामने आ रही है। पानी में करंट आने की वजह से ये मौत हुई है, ऐसी जानकारी मिली है हमें। वहीं बीएमसी ने सभी प्राइवेट दफ्तरों से निवेदन किया है कि हाई टाइड को देखते हुए दफ्तर बंद कर दिए जाएं। दोपहर 12:47 पर हाई टाइड का अलर्ट किया गया है कि यहां पर हाई टाइड आ सकता है। ऐसे में अब एक अपील बीएमसी की तरफ से ये की गई है कि सभी प्राइवेट दफ्तर
बंद रखे जाएं। तो दुखद खबर, बारिश से ठाणे में एक युवक की मौत हो गई। करंट लगने की वजह से ये मौत हुई है। इसके अलावा बीएमसी ने दफ्तरों को चेताया है कि क्योंकि हाई टाइड की आशंका आज है तो दफ्तर बंद ही रहें। मुंबई में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए पहले मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, लेकिन अब हालात जब बिगड़े हैं तो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। और इसी बीच एक दुखद खबर आई है कि मुंबई के ठाणे में एक शख्स की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई है। तस्वीरें आप देखिए, भयानक तस्वीरें हैं। ये सड़क तालाब बन चुकी है। स्थिति यह है कि कई रूट्स की लोकल प्रभावित हुई हैं। रेलवे ट्रैक है, ये आप पहचानिए। कहीं आपको रेलवे के अलावा ट्रैक दिखाई दे रहा है क्या? इसके अलावा बेस्ट की कुछ बसों के भी रूट या तो ठप हो गए हैं या बदले गए हैं। मुंबई में हर साल बारिश के बाद कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती है, जहां लोकल का जो रूट है बुरी तरीके से प्रभावित होता है, क्योंकि ट्रैक्स पर पानी भर जाता है। और यहाँ देखिए, बेस्ट की बस भी आधे से ज्यादा पानी में है। कई लोकल रूट्स बारिश की वजह से प्रभावित हुए हैं। मुंबई लोकल की जानकारी अगर आपको दे तो वेस्टर्न लाइन पूरी तरह से बंद हो गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। बंद होगी भी तो नहीं, तो देखिए आप तस्वीरें। ऐसी हालत में क्या लोकल चलेगी, क्या बस चलेगी? कुर्ला और CSMT के बीच हार्बर लाइन भी बंद है। तो मुंबई में लगातार कल रात से जोरदार बारिश हो रही है। सड़कों पर क्या स्थिति है आपके सामने हमने रख दी। जगह जगह ऐसे ही पानी भरा हुआ है। इसके बाद हैरान करने वाली तस्वीर अभी भी सामने आ रही है। कार डूबी हुई है। आज सुबह 6 बजे ये तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। इसके अलावा बस और ट्रक फंसे हुए हैं। रेलवे ट्रैक्स पर पानी भर चुका है। इस कदर के ट्रैक ही नहीं दिख रहे। सड़क पर पेड़ गिर चुके हैं। कुछ इस कदर आंधी तूफान आया है। पहाड़ टूटकर गिरा, जिससे एक्सप्रेसवे प्रभावित हुआ है। और कई सारे इलाकों में तो कमर तक पानी भर गया। तो मुंबई में आफत की बारिश हर साल की कहानी बन चुकी है। और मुंबई के लोगों के लिए मानो जैसे कि ये बारिश अब सुहाना मौसम से ज्यादा मुश्किलों का सबब लेकर आती है। तो हालात किस कदर मुंबई में बिगड़े हुए हैं बारिश के बाद, ये 6 तस्वीरों के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कहीं कार डूब गई है, कहीं बस और ट्रक फंसे हुए हैं, रेलवे ट्रैक्स पर पानी जमा हो गया है। भारी बारिश और तूफान के बीच सड़क पर पेड़ गिर रहे हैं। पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिर रहा है, जिसकी वजह से एक्सप्रेसवे बुरी तरीके से बाधित हुआ। 12:47 का वक्त बताया गया है हाई टाइड का, जिसकी वजह से बीएमसी ने निवेदन किया है कि तमाम दफ्तर बंद रहे। 4 मीटर से ऊपर लहरें उठ सकती हैं। ठाणे के ओबला में करंट लगने से मौत की खबर आई है एक शख्स की। ये तस्वीरें लगातार मुंबई और उसके बाहरी इलाकों की, जहां पर लैंडस्लाइड भी हुआ है। पहाड़ का हिस्सा गिरा, जिसके बाद स्थिति सड़कों पर ये। तो मुंबई में हालात लगातार बिगड़े हुए हैं। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं मृत्युंजय सिंह का, उसके बाद हम सत्यम सिंह के पास भी जाएंगे। मृत्युंजय, किस तरीके के हालात है ग्राउंड जीरो पे? मुंबई के किस इलाके में आप मौजूद हैं? प्रतिमा, मैं मुंबई के कुर्ला इलाके में हूँ। कुर्ला इलाके का ये लाल बहादुर शास्त्री रोड है। मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ दर्शकों को जानकारी भी देते रहता हूँ। ये तस्वीरें आप लाल बहादुर शास्त्री रोड की देख रहे हैं। ये मुंबई के सायन इलाके से लेकर मुलुंड इलाके तक एक लंबा चौड़ा सड़क है। और सड़क के दोनों तरफ की आप तस्वीर देखिए, ये देखकर लगता ही नहीं कि ये कोई सड़क है, ये लगती है कि कोई नदी की धारा है जो बहती चली जा रही है। दरअसल कल शाम से ही ये बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन रात 1 से 2 बजे के बाद जो लगातार तेज मूसलाधार बारिश हुई है, कई इलाकों में पानी भर गया। यहाँ तक कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी संघर्ष करना पड़ा। हमें भी यहाँ आने में काफी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि अब थोड़ी जो बारिश है वो हल्की हुई है। लेकिन अभी भी आप तस्वीरें देखिए और आपको थोड़ा सा तस्वीर दिखाऊंगा किस प्रकार से जब ज्यादा बारिश हुई थी रात के समय, तो वाहन आपको नजर आएगा। बहुत सारे बाइक आपको पानी में तैरते हुए नजर आएंगे। वो सब जो बाइक हैं गिरे हुए, ये सिर्फ पानी की वजह से गिरे हुए हैं। रात के समय जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर कम से कम 4 फुट तक पानी था। तो आप इससे कल्पना कर सकते हैं। और मुंबई में आसपास के इलाकों में काफी ज्यादा इसी प्रकार से आज तकलीफ हो रही है मुंबई करों को। और कई दुखद घटनाएं सामने आई है। एक मौत की खबर सामने आ रही है थाने के घोड़बंदर इलाके में। ओलवा नाम का इलाका है, जहाँ पर एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई है इलेक्ट्रिक पोल की वजह से। जी, हमारे साथ मुंबई से कांदीवली से हमारे संवाददाता सत्यम जुड़ गए हैं। सत्यम, क्या हालात है वहाँ पर? क्या बिल्कुल बाढ़ जैसा हालात है? रास्ता रुक चुका है? जी, रात से ही मूसलाधार मुंबई में बारिश हो रही है। बारिश का असर है कि मुंबई का कांदीवली इलाका है, जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को लगते हुए पहाड़ है, पहाड़ का एक मलबा पूरी तरह से रास्ते पे गिर गया है, जिसके वजह से कांदीवली में पूरी तरह से ट्रैफिक है, जाम हो गया है। अंधेरी के दिशा में जाने वाला ये रोड है, और ये रोड पीछे से बता दें कि पूरी तरह से गुजरात से जुड़ता हुआ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। और हाईवे पे ही ये सुबह 6 बजे के करीब में मलबा गिरा है, जिसमें एक अर्टिगा कार है, कार के ऊपर मलबा गिरा। नसीब से जो ड्राइवर था वो बच गया, उसको निकाल लिया गया। फिलहाल कार रास्ते पे है।
मलबा निकालने का काम बहुत तेजी से जेसीबी के माध्यम से शुरू है। फिलहाल ट्रैफिक का अगर बात की तो ये कांदीवली, मालाड, बोरीवली, ये सब साइड का ट्रैफिक है जो अंधेरी के दिशा में जाने वाली पूरी तरह से ठप हो गई है, जिसका असर है गाड़ी चालकों को उसका उठाना पड़ रहा है। फिलहाल देखेंगे तो मलबा है पूरी तरह से, पहाड़ एक है जो पूरी एक साइड से नीचे आया है, जिसके वजह से देखेंगे मुंबई पुलिस के जवान लगातार लोगों से वो अपील कर रहे हैं कि इस जगह पे ना आवे, कारण कि दूसरे साइड में जो मलबा है वो भी गिरने का आशंका है। इसके चलते हुए बड़े पैमाने पे हाईवे पे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे मुंबई पुलिस का बंदोबस्त लगा दिया गया है। फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह का सुबह भयानक था कि जिस तरह से मलबा है पूरी तरह से रोड पे गिरा था। अगर यही दोपहर का समय रहता था इसमें बड़े पैमाने पे नुकसान हो सकता था, गाड़ियों का नुकसान हो सकता था। फिलहाल गली मत रही, सुबह का समय है, मुंबई में रात से देर रात से बारिश होने की वजह से जो निचला इलाका है पानी भरने का तो आया ही था। उसके अलावा जो झाड़ है, पेड़ है, वो पेड़ भी रास्ते पे गिरने का खबर आ रही है। बिल्कुल, इसकी तस्वीर आपने हमें सुबह भी दिखाई थी, पॉपटने की पहले की तस्वीर इसी इलाके की तस्वीर थी। अभी भी वहां मलबा वैसे ही गिरा हुआ है। ये बताता है कि अभी जो जेसीबी मशीन वहां आई है कुछ मिनटों पहले ही आई है, क्योंकि अब तक तो काम खत्म हो जाना चाहिए था। मृत्युंजय के पास एक बार फिर से लिए चलते हैं आपको। मृत्युंजय कुर्ला इलाके में है। मृत्युंजय, जल जमाव की स्थिति देखकर क्या लगता है, क्योंकि बारिश तो आज दिन भर रहने वाली है, क्या कोई रूट डाइवर्जन किए गए हैं, कहाँ कहाँ लोकल प्रभावित हुई है, कहाँ कहाँ बेस्ट की बसों के रूट बदले गए हैं? देखिए, जो लोकल ट्रेनें हैं मुंबई की लाइफ लाइन वो सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लिए है और बहुत सीमित संख्या में चल रही हैं। पहले की तरह हर 3-4 मिनट पर लोकल नहीं आ रही है, एक सीमित संख्या में आधे घंटे बाद एक लोकल आती है, सीमित संख्या में चली है। दूसरी तरफ हम बात करें सड़कों की, तो सड़क के यातायात पर जो लोग काम पर निकल चुके हैं वो तो इस प्रकार से संघर्ष करते हुए काम पर जा रहे हैं। और लेकिन दूसरी तरफ बीएमसी ने एक निवेदन किया है, इसे ऑर्डर नहीं कहा है, एक निवेदन किया है कि प्राइवेट स्टाफ जो दफ्तर हैं वो अपने कर्मचारियों को आज काम पर आने से रोकें, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि एक तरफ लगातार बारिश हो रही है और 12 बजे के बाद हाई टाइड का जो समय है और 4.47 मीटर की ऊंची लहरें उठ सकती हैं, तो ऐसे पर यह चिंता का सबब हो सकता है, कई इलाकों में पानी भर सकता है। इसलिए एक निवेदन किया गया है कि प्राइवेट दफ्तर जो है वो बंद रहे या अपने कर्मचारियों को काम पर आने से रोके। जी मृत्युंजय, अभी फिलहाल आपके पीछे उतनी तेज बारिश देखने को नहीं मिल रही, लेकिन पानी की निकासी भी होती हुई नहीं दिख रही है, उसको लेकर कोई काम नहीं हो रहा है ग्राउंड पर? जी प्रतिमा, देखिए ये जो इलाका है ये भौगोलिक रूप से एक निचला इलाका माना जाता है कुर्ला का। यहाँ पर अगर बारिश लगातार 3 से 4 घंटे हो जाए तो इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। अभी हल्की बारिश हो रही है, लेकिन अभी भी देखिए पानी है। आपको बता दें कि जो आप तस्वीर देख रही हैं इससे ज्यादा, अभी तो लगभग 1 फुट पानी है, इससे ज्यादा 2.5 फुट 3 फुट तक पानी था। लगभग 2 घंटे पहले तक, 1.5 घंटे पहले तक पानी था, लेकिन अब थोड़ा बारिश की रफ्तार जैसे कम हुई है तो पानी भी कम हुआ है। निकासी के लिए इस जगह पर थोड़ी दूरी पर एक पंप लगाया गया है, लेकिन वो पंप तभी कारगर होता है जब बारिश थोड़ी रुक जाए, और लेकिन अगर लगातार बारिश होती रहती है तो वो कारगर नहीं होती। इसी प्रकार की तस्वीर हिंदमाता में भी हो जाती है, सायन इलाके में भी होती है, क्योंकि ये भौगोलिक रूप से निचले इलाके होते हैं। यहाँ पर 3-4 घंटे अगर लगातार बारिश हो जाए तो पानी भरना तय हो जाता है। तो बीएमसी अपनी तरफ से पंप लगाती है, लेकिन वो कारगर तभी होती है जब बारिश थोड़ी हल्की हो जाए। बारिश ने मुंबई का हाल बेहाल कर दिया। यहाँ की पोईसर नदी की ही तस्वीरें दिखा देते हैं आपको, जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालात किस कदर बेकदर है ये तस्वीरों से समझिए। तो पोईसर नदी का एक टॉप एंगल शॉट दिखाने का मकसद नमस्ते भारत में यह है कि आप मुंबई की स्थिति को समझें और अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। 1, क्योंकि बारिश लगातार आज दिन भर होनी है। 2, 1:15 बजे 12:43 का वक्त है जब हाई टाइड की आशंका जाहिर की है। बीएमसी ने निवेदन किया है कि तमाम लोग अगर जरूरी ना हो तो दफ्तर बंद ही रखें। ये पोईसर नदी का टॉप एंगल शॉट नमस्ते भारत में 4.5 मीटर से ज्यादा लंबी लहरें उठने की आशंका जाहिर की गई है हाई टाइड के वक्त, और नदियों में किस तरीके से उफान देखने को मिल रहा है ये तस्वीरों को देखिए। पोईसर नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही। कल रात भर मुंबई में हुई जोरदार बारिश के बाद अब बारिश तो थम गई है, लेकिन मुंबई के निचले इलाके एक बार फिर से जलमग्न हो गए। सीधे लिए चलते हैं आपको सहयोगी मृत्युंजय के पास, जो कि कुर्ला में इस वक्त मौजूद हैं। मृत्युंजय, बीएमसी ने निवेदन किया है कि हो सके तो दफ्तर बंद रखें। निवेदन का असर क्या सड़कों पर दिखा है और ट्रैफिक शुरू हो चुका है क्या? जी देखिए, मुंबई तो अगर मौका मिल जाए, अभी लॉकडाउन है, नियम अभी सख्ती से लागू हो रहे हैं, लेकिन आज से आपको बता दें काफी ज्यादा रियायत दी गई है। आज से धीरे धीरे और भी दुकानों को खोलने की इजाजत दी जा रही है। तो बहुत से लोग जो कल से अपनी दुकानें खोलेंगे वो साफ सफाई करने और तमाम तैयारियों के लिए निकल रहे हैं। और लेकिन आवाजाही तो आपको सामान्य दिखेगी।
लेकिन निश्चित तौर पर मुंबई के लोग हैं जो सबक ले लेते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि अगर लगातार बारिश बीती रात से हो रही है, इसका मतलब है कि बहुत आफत भरी बारिश है और अपनी निजी वाहन लेकर बहुत कम लोग बाहर निकलते हैं। ज्यादातर लोग रिक्शे और जो ओला उबर की गाड़ियां हैं उसका उपयोग ज्यादा करते हैं, और क्योंकि समझ आ जाता है कि अगर कई इलाकों में पानी भरा है तो उनके वाहन बंद पड़ सकते हैं और आफत कौन अपने मोल लेना चाहेगा। इसी वजह से लोग सावधानी से निकलते हैं। बीएमसी ने जरूर निवेदन किया है, लेकिन लोग हैं जो कामकाज पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आपको बहुत से लोग सड़कों पर इस प्रकार से सड़क के किनारे से होते हुए बाइक पर और जाते हुए नजर आ जाएंगे। देखिए, ये वाहन एक रिक्शा। बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए। आप ग्राउंड जीरो पर हैं, अपना भी ख्याल रखें और पूरे हालात पर नजर बनाए रखें। मुंबई में एक बार फिर से मानसून ने मुसीबत पैदा कर दी है। मानसून की वजह से बारिश इतनी ज्यादा हुई कि हाल बेहाल हो गया है। मुंबई में कुल मिलाकर 200 मिलीमीटर बारिश पिछले 24 घंटे में हो चुकी है। मुंबई सिटी में अकेले 230 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि वेस्टर्न मुंबई इलाके में उपनगरीय इलाकों में 163 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस तरह से बारिश की वजह से हाल जो है वो बेहाल हो चुका है और पूर्वी उपनगरीय इलाकों में भी 163 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। कल यानी बुधवार को राम मंदिर का भूमि पूजन होना है अयोध्या में, लेकिन उससे पहले ही अयोध्या इस वक्त सियाराम की धुन में मगन हो चुकी है। आपको अयोध्या के छोटी छावनी मंदिर लेकर चलते हैं, वहां पर आरती हो रही। जानकारी जो एबीपी न्यूज को लगी है हाथ, वो ये कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कल का क्या है, विस्तार से जानिए। सुबह 9:30 बजे दिल्ली से प्रस्थान करेंगे प्रधानमंत्री। 10:35 पर लखनऊ एयरपोर्ट उन्हें पहुंचना है। उसके बाद का कार्यक्रम, लखनऊ पहुंच जाएंगे तो आगे का कार्यक्रम जानिए। सुबह 10:40 पर हेलीकॉप्टर से अयोध्या के लिए प्रधानमंत्री की रवानगी होगी और इसके बाद सुबह 11:30 बजे साकेत कॉलेज में इस हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होगी। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के बाद कार्यक्रम आगे बढ़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ये कार्यक्रम किस तरह से आगे बढ़ेगा, 11:40 पर हनुमानगढ़ी में प्रधानमंत्री ने पूजा करनी है और इसके बाद का सिलसिला आगे बढ़ेगा और फिर पहुंचेंगे वो राम मंदिर यानी भूमि परिसर में पहुंचेंगे दोपहर 12 बजे। 12 बजे का कार्यक्रम राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचने का। दोपहर 12:10 पर रामलला की पूजा प्रधानमंत्री को करनी है और इसके बाद के कार्यक्रम में आपको बता दें कि पारिजात पौधे का रोपण किया जाएगा दोपहर 12:15 बजे। इसमें थोड़ा 5-10 मिनट का उलटफेर हो सकता है, क्योंकि जब पूजन होता है तो थोड़ा लंबा भी चल सकता है। तो 12:10 का ये पूजन होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पूजन है। इसके लिए खास मुहूर्त निकाला गया है 12:15 का।
और इसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ेगा तो दोपहर 12:30 बजे भूमि पूजन कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। 12:30 बजे से भूमि पूजन कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। प्रधानमंत्री खुद इस पूजन में शामिल होंगे। 12:40 पर आधारशिला की स्थापना प्रधानमंत्री को करनी है। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम किस तरीके का रहने वाला है, ये डिटेल्स आपके सामने हम रख रहे हैं। दोपहर 2:05 पर हेलीपैड के लिए वापस प्रस्थान करेंगे प्रधानमंत्री, यानी 2 बजे ही निकल जाएंगे अयोध्या से प्रधानमंत्री। 2:20 पर लखनऊ के लिए प्रस्थान प्रधानमंत्री का हो जाएगा अयोध्या से। तो अयोध्या में प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम कल सुबह से लेकर हमने दोपहर तक आपके सामने रख दिया। 9:35 से दिल्ली से रवानगी उनकी होगी और 2:20 पर लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे अयोध्या से। तो अयोध्या में पीएम मोदी का कार्यक्रम 5 अगस्त का आपके सामने। तो महेश भागचंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कि किस तरीके से पूजा पाठ होने वाला है, पूरा कार्यक्रम किस तरीके का होना है। बता दें आपको कि कल होने वाली राम मंदिर की पूजा में मुख्य यजमान महेश भागचंद का होंगे। महेश भागचंद का अशोक सिंघल फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं जो इस पूरे कार्यक्रम में पूजन कर रहे हैं। उनसे कल की पूजा को लेकर बात की एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने। अयोध्या में तैयारियां, भव्य तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आखिरी कुछ घंटों का वक्त बचा है। फिलहाल लगातार पूजा अर्चना का दौर जारी है और राम जन्मभूमि स्थल वहां पर भी लगातार पूजा अर्चना की जा रही है। राम अर्चा होनी है आज और फिलहाल पिछले 3 दिनों से जो पूजा अर्चना हो रही है, यानी कि पिछले 2 दिनों से हो रही थी और कल यानी कि जब भूमि पूजन के दौरान होगी, उसमें मुख्य यजमान है महेश भागचंद्रिका जी, जो अपने पूरे परिवार के साथ में ये इसका जो हवन पूजन हो रहा है भूमि पूजन का, उसमें मुख्य यजमान है। सर, सबसे पहले कितना बड़ा अवसर इसको मानते हैं और कैसे आप लोग मुख्य यजमान इसके कैसे बने? जी, सबसे पहले तो ये कहूँगा श्री राम जी की बहुत बड़ी कृपा है कि हमारे परिवार को ये कार्य मिला। कई जन्मों का फल है, बड़ों का आशीर्वाद है, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि ये इन्होंने चयन किया कि मुख्य यजमान के रूप में मुझे बैठाया जाए। हमारा पूरा परिवार करीब पिछले 60-65 सालों से संघ का कार्य में लगा हुआ है। हमारे पूज्य सत्यनारायण जी भागचंद का पिछले 40 वर्षों से विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे। अब तो शरीर शांत हो गया, तो इतना कार्य को देखते हुए शायद बड़े लोगों ने तय किया होगा कि यजमान की भूमिका मुझसे कराई जाए। इस तरीके से यजमान का क्या रोल होता है, अगर आप वैसे पूरा समझा सकें, किस तरह से आप लोगों ने अरेंजमेंट किया? जी, सबसे पहले गणेश पूजा होती है, फिर सारे देवी देवताओं का आह्वान होता है, कलश पूजा होती है, उसके बाद में वास्तु पूजा होती है। फिर कल गणेश जी का 108 लड्डुओं से गणेश जी की आहुति हुई थी। उसके बाद में आज राम चर्चा रामाचार्य है आज, उसमें 6 नए विद्वान आएंगे बाहर से। कल 21 विद्वान थे और आज भी करीब 4-5 घंटे ये पूजा चलेगी। जी, उसके साथ ही में जब ये पूजा होगी, इसकी विधि क्या होगी, रामार्चा की विधि क्या होगी? जी, आज का जो है वो रामलला के सामने, हाँ, रामलला के सामने बैठ के हमें राम जी को अर्चना करनी है कि ये जो शुभ कार्य होने जा रहा है उसका आशीर्वाद उनसे प्राप्त हो, ताकि कल जब इस कार्य का भूमि पूजन जब हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी आएंगे तो उनके सामने संपन्न होगा, उनके हाथों से संपन्न होगा। पूजन की क्या विधि रहेगी, कितनी देर का पूजन होगा और क्या विधि क्या रहेगी? जी, इसमें ये जैसे कल भी करीब 4-5 घंटा लगे थे, आज भी करीब 4-5 घंटा इस कार्य को लगेगा। जी, और उसमें क्या, जैसे कल हमने देखा, आप बता रहे थे कि लड्डुओं का भोग लगाया गया था, आज क्या कुछ होगा? वो सारी तैयारी वहाँ पे है, तो उन्होंने सारी तैयारी वहाँ करके भेजी हुई है, तो वो वहाँ जाने के बाद ही पता लगेगा एग्जैक्ट कि क्या क्या चीज़ों से उन्होंने इसके ऊपर में पूजा कैसे करी, वो बाद में पता लगेगा। कल गणेश पूजा हुई थी, आज रामार्चा है। कल भी भूमि पूजन जो दिन जिसका जो है ये कहा जा रहा है सदियों से इंतजार हो रहा था, खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर होंगे। कल भी पूजन के वक्त आप ही मुख्य यजमान रहेंगे? जी, कल क्योंकि पूजा शुरुआत गणेश का संकल्प जब होता है तो उनको तो अंत तक यजमान का
जो दायित्व मिला है उसे पूरा करने के लिए मुझे वहाँ पर रहना पड़ेगा। 5 तारीख को जब भूमि पूजन होता है, दोपहर में 12:15 का जो वक्त आया है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं आप लोगों की तरफ से यजमान के तौर पर? क्योंकि बाकी लोग आएंगे वो पूजा में शरीक होंगे, लेकिन यजमान के तौर पर पूजा आप ही करेंगे। जी, का जो दायित्व मिला है उसे पूरा करने के लिए मुझे वहाँ पर रहना पड़ेगा। 5 तारीख को जब भूमि पूजन होता है, दोपहर में 12:15 का जो वक्त आया है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं आप लोगों की तरफ से यजमान के तौर पर? क्योंकि बाकी लोग आएंगे वो पूजा में शरीक होंगे, लेकिन यजमान के तौर पर पूजा आप ही करेंगे। जी, कल जो पूजा होगी यजमान के तौर पे, एक अशोक सिंघल जी के परिवार के एक और सदस्य हैं, कल वो भी ज्वाइन करेंगे। उनका नाम पवन सिंघल जी है, तो वो कल सुबह वो भी हमारे साथ पूजा में रहेंगे। जी, इस तरीके से कल का जो है, यानी कि 5 तारीख को जो ये पूजन शुरू होगा, प्रधानमंत्री तो जो है 11-12 बजे 11 साढ़े 11 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँचने का जानकारी मिल रही है। उससे पहले से कितने बजे से शुरू हो जाएगा, किस तरीके से गतिविधियाँ रहेंगी? तो पहले प्रधानमंत्री जी आएंगे तो पहला घेरा जिसमें कि पूजा का कार्य होगा, उसके बाद वो माने तय ऐसा हुआ है कि वो स्टेज पर जाएंगे, फिर उस स्टेज से उनका 5-5 मिनट का उद्बोधन होगा। तो हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का उद्बोधन होगा, फिर हमारे जो ट्रस्ट के चेयरमैन हैं उनका रहेगा, और आलोक जी शायद रहेंगे विश्व हिंदू परिषद के, उनका रहेगा। ऐसे करके 4-5-6 लोग जो मंच पर रहेंगे उनका सबका उद्बोधन होगा। फिर लास्ट में प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद वचन हम लोगों को मिलेगा। उसके बाद में जब भूमि पूजन शुरू होगा तो जैसे कुछ तस्वीरें आई हैं, चांदी की ईंटें हैं, क्या कुछ होगा उस दौरान? देखिए, अभी सब तो मुझे कुछ इसकी जानकारी नहीं है कि एग्जैक्ट जो है उसमें उस समय क्या रखेंगे, क्योंकि जो पत्थर की पूजा होगी वो कल हम लोगों ने वास्तु पूजा के तहत उन पत्थरों की पूजा करी थी, तो वो पूजा होगा, उनकी पूजा की गई। उन्हीं की पूजा स्टार्टिंग जैसे गणेश जी आह्वान करते हैं, हम लोगों ने कल आह्वान किया सारे देवी देवताओं को साक्षी मानने के लिए कि आप अब आज से यहाँ रहें, इस स्थान पे रहें, आशीर्वाद दें। तो कल से ये शुरू हो गया है और बाकी कार्यक्रम कल दिन में संपन्न होगा। तो आपका पूरा परिवार जो है इसमें शरीक हो रहा है। मान रहे हैं कि पिछले काफी सदियों से जिस बात की प्रतीक्षा हो रही थी, अब वो घड़ी आई है, और वो भी ये हो रहा था कि किस तरीके के माहौल में होगा, सब शांति जी, बहुत शांतिपूर्ण से हो रहा है, जबकि इसके लिए 500 वर्षों से इसका लड़ाई चल रही थी, और बहुत बड़े भाग्य है कि आखिर में ये दिन हम सब लोगों को जीवित देखने को मिल रहा है, और उसमें यजमान की तरफ पूजा करने का सौभाग्य मिला है। यजमान के तौर पर आप लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, या आप लोगों को यजमान के तौर पर पूजा करनी होगी? सच बताऊं तो देखिए, कोरोना का माहौल था, तो मैं तो सोचा भी नहीं था कि मुझे अयोध्या भी आना है, क्योंकि हम लोग सब घर में थे, घर से निकल नहीं रहे थे। तो हमारे पास माननीय चंपत राय जी का फ़ोन आया कि माननीय गोविंद देव गिरी जी ने आपका नाम सुझाव दिया है, तो आपको एज ए यजमान, मुख्य यजमान के रूप में 2 तारीख को रात को पहुंचना है और पत्नी को लेके आना है। ये अब तिथि तो मुझे याद नहीं है, पर आने से 4-5 दिन पहले की बात है। तो अभी हम लोग अपने पत्नी को, पुत्र हर्षवर्धन और पत्नी सुनीता को लेके 2 तारीख को यहाँ पहुँच गया था। जी, पर एक जो है आप लोगों के लिए भी अविस्मरणीय पल, मतलब कभी शायद नहीं भूल पाएंगे। जी, वो कहते हैं ना, न भूतो न भविष्य, तो कई जन्मों का फल मिला है। मैं तो श्री राम जी की कृपा और बड़ों का आशीर्वाद ही मान सकता हूँ कि मनुष्य योनि में इतना बड़ा काम प्रभु ने दिया है। इसके लिए जय श्री राम ही बोल सकता हूँ मैं। सीधे लिए चलते हैं हम आपको हनुमानगढ़ी, जहां पर निशान की पूजा हो रही है। किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले निशान पूजा हो रहा है। एक तरफ वहाँ पूजन हो रहा है राम जन्मभूमि परिसर में, और एक हनुमानगढ़ी मंदिर में भी। राजू दास जी, एक बात बताइए, ये जो पूजा हो रही है ये क्या है? ये निशान का पूजा है, और ये शुभ कार्य के लिए प्राचीन है, 1700 वर्ष पुराना निशान है, और धार्मिक प्रयोजन में, धार्मिक कार्य में पहले निशान का पूजन होता है। इसके नाते भूमि पूजन से पहले राम जन्मभूमि भव्य मंदिर निर्माण हेतु निशान पूजन यहाँ पे चल रहा है। तो ये क्या निशान वहाँ राम जन्मभूमि परिसर में भी जाएगा? नहीं, राम जन्मभूमि परिसर में निशान जाना था, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए निशान राम जन्मभूमि परिसर में नहीं जाएगा। इसका क्या विशेष महत्व है? धार्मिक विशेष महत्व है। भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में, निर्वाणी अखाड़े के परंपरा में
कि विशेष कार्य के लिए हनुमान जी के विजय प्रतीक निशान होता है, पहले पूजन होता है, उसके बाद कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है। हनुमानगढ़ी का मंदिर है, निशान पूजा हो रहा है। और आपको बताओ, विश्व हिंदू परिषद में जो दिनेश जी है वो भी यहाँ आए हुए हैं, जिनको बाद में राम जन्मभूमि ट्रस्ट का विशेष आमंत्रित सदस्य भी बनाया गया। आप घड़ी घंट और इस तरीके से जय श्री राम के नारे और आवाज सुन रहे हैं। मैं आपको फिर से एक बार उस तरफ ले चलता हूँ जहाँ ये पूजा पाठ हो रहा है। अभी भी देखिए भगवान राम के निशान हैं और वहाँ पर देखिए हनुमानगढ़ी में जो साधु संत हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, वो सब पूजा कर रहे हैं। एक तरीके से विधि विधान और अनुष्ठान शुरू हो गया है। भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए, भूमि पूजन के लिए पूजा पाठ हो रहा है। हनुमानगढ़ी, जो कि हनुमान राम के सबसे बड़े भक्त कहे जाते हैं, वहाँ पे आज निशान पूजा संपन्न हुआ। तो अयोध्या में हनुमानगढ़ी से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे थे। मुख्य पूजन से पहले ये परंपरा है कि हनुमानगढ़ी में निशान की पूजा की जाती है। तो अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन में शामिल होने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव भी अयोध्या रवाना हो चुके हैं। उन्होंने रवाना होने से पहले राम मंदिर का श्रेय राम भक्तों के अलावा प्रधानमंत्री मोदी को भी दिया है। दिव्य भव्य राम मंदिर जो अयोध्या में निर्मित हो रहा है, इसका श्रेय मैं उन राम भक्तों को देता हूं जिन्होंने एक लंबे संघर्ष की यात्रा तय की है। और संघर्ष का जब चरम था तब उसमें बहुत बड़ी भूमिका विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बहुत संत महापुरुषों ने निभाई। और आज उसमें बहुत से सत्ता के शिखर पर भी हैं। देश के वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति और एक दूरदृष्टि के चलते इतना बड़ा फैसला देने का साहस हमारा सुप्रीम कोर्ट कर पाया। अब कोरोना पर बदलते शहरों की बात कर लेते हैं। हमने आज आपके लिए दिन की शुरुआत पर कोरोना के असर को महसूस करने की कोशिश की है। सुबह की सैर और उससे जुड़े लोगों पर कोरोना के असर की कहानी सुनिए। खुद को कोरोना के साथ जीने के लिए तैयार कीजिए। कोरोना के बाद पार्क में बदलते सैर सपाटे के नियम को नगर निगम द्वारा लगाए गए इस नए बोर्ड से समझिए। पार्क में जाते वक्त आपको मास्क पहनना होगा और सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। छोटे बच्चों और बुजुर्गों की पार्क में एंट्री बंद कर दी गई है। दिल्ली के लोधी गार्डन में पहुंचे ये लोग इन नियमों का पालन कर रहे हैं। आपसी दूरी बनाई है और फिर योगा किया। नियम के अनुसार इन लोगों को सुबह की फ्रेश एयर भी मास्क पहनकर ही लेनी है। पार्क में जो है लोग आते हैं, मास्क पहन के रखते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग और सीनियर सिटीजन की ये लोग कम आ रहे हैं। मास्क लगाकर तेज रनिंग करने से लोगों के फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है, लेकिन कोरोना के बाद बदली जिंदगी में ये जरूरी हो गया। मास्क पहन के ब्रीदिंग में काफी प्रॉब्लम है, रनिंग में स्पेशली, एक्सरसाइज करने में। जैसे कई बार जैसे इतना बड़ा पार्क है तो हम छोटे छोटे स्पॉट्स ढूंढते हैं कि जहाँ जैसे ये वाला स्पॉट है कि इधर लोग नहीं थे, तो हम मास्क के बिना रनिंग कर सके। सो वो बेटर है क्योंकि लंग्स पे बहुत फर्क पड़ता है इसका। एंड सिंस आप रनिंग करते हैं तो आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूलती है। यहाँ पर जितने भी लोगों से हमने बात करी जो पिछले कई सालों से लोधी गार्डन जो है आ रहे हैं, उनका कहना यही है कि पार्क में ज़्यादा बदलाव उनको देखने के लिए नहीं मिले, लेकिन कुछ व्यवहारिक बदलाव ज़रूर देखने को मिले हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना। उसी के साथ साथ बुजुर्ग लोग अब काफ़ी कम दिखाई देते हैं। बात हम फिर से एक बार दोहराना चाहेंगे कि शहर तो वही ही है, लेकिन जिंदगियां कहीं ना कहीं बदल गई हैं। यही नहीं, पार्क के बाहर रेहड़ी लगाकर जूस बेचने वालों की जिंदगी कोरोना के बाद से बदल गई है। लोग अब जूस पीने से परहेज करने लगे हैं। कोरोना के टाइम में ही काम कम है, इससे पहले बढ़िया काम था, इससे पहले बहुत बढ़िया काम था, लेकिन अब कोरोना के बाद काम कम हो गया है। जूस अभी तो मतलब लोग बाग उतना चाह नहीं कर रहे, लोग घर में ही पी लेते हैं, बाहर नहीं यूज कर रहे हैं, तो अभी इसी वजह से नहीं लगा रहा, नहीं यूज करते हैं लोग ज़्यादा। तो हम अयोध्या जी में और हमारी नज़र यहाँ से भगवान राम के शिला पूजन के अलावा देश दुनिया की खबरों पर भी है। अब शहर वही और जिंदगी नई में हमारी जो खबर है वो महिलाओं से जुड़ी हुई है। आपको बताते हैं कैसे महिलाओं से जुड़े ब्यूटी प्रोडक्ट की दुनिया कोरोना काल के बाद एकदम बदल गई है। कोरोना ने कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में कितना बड़ा बदलाव किया है वो इस दुकान पर लगा ये पर्दा बता रहा है, जिसे दुकानदार और ग्राहक के बीच में लगाया गया है।
ताकि कॉस्मेटिक खरीदने आई महिलाएं किसी भी प्रोडक्ट को डायरेक्टली न छू सके। काम बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। लिपस्टिक वगैरह कुछ नहीं बिक रही है। लिपस्टिक फाउंडेशन वगैरह कोई भी बंदा हमसे ले नहीं रहा, क्योंकि इस समय ना D10 बिक रहा है, जबकि अपना समर सीजन के बाद भी D10 वगैरह कुछ नहीं बिक रहा। फेशियल किट्स नहीं बिक रही। इतना ही नहीं, ब्यूटी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले होने वाली टेस्टिंग भी बंद कर दी गई है। कोरोना ने ब्यूटी इंडस्ट्री को खासा प्रभावित किया है। ब्यूटी प्रोडक्ट की खरीदारी में करीब 80% तक की गिरावट आई है। इस समय कुछ भी दिखाया नहीं जा रहा, सिर्फ मैक्सिमम से मैक्सिमम हम उनको टच करवाते भी हैं तो ईयरबड्स के थ्रू। वैसे हम कुछ भी उनको नहीं दिखा रहे। अगर लिपस्टिक किसी ने अगर देखनी भी है, अब वो तो लिपस्टिक लेने कोई आ नहीं रहा, कोई आता भी है तो उसके लिए हम पेपर पे उनको लिपस्टिक दिखाते हैं। दिल्ली के कंटेनमेंट जोन के बाहर के जिम खुल सकते हैं, ये आप जानते हैं, लेकिन इन जिम्स को केंद्र सरकार की कुछ नियम हैं जिनकी पालना करनी होगी। ऐसे में जिम जाने के कायदे कानून बदल चुके हैं। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप जिम चला जाए तो पहले तस्वीर देख लीजिए जो दिल्ली के कृष्णा नगर से आई है। अनलॉक 3 का दौर चल रहा है और अब जिम और योगा संस्थानों को भी खुलने की इजाजत मिल गई है। ऐसे में क्या बदले हैं ये जिम्स में जो तरीके हैं, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं कृष्णा नगर। तमाम एहतियात के साथ दिल्ली के कृष्णा नगर में जिम खोलने की तैयारी चल रही है। कोरोना के बाद जब आप जिम जाएंगे तो आपको जिम की तस्वीर कुछ इस तरह बदली बदली सी नजर आएगी। एक निश्चित समय के अंदर केवल कुछ लोगों को ही जिम जाने की इजाजत होगी। एक स्लॉट के अंदर इतने ही मेंबर होंगे, मे बी एक आवर के अंदर 10 मेंबर हम लोग अलाउ करेंगे और जैसे भी गाइडलाइन गवर्नमेंट की होगी उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे आगे। तो मेरे हिसाब से जब कम मेंबर होंगे तो डिस्टेंसिंग हम फॉलो कर पाएंगे। नमस्ते भारत में इस वक्त कोरोना के ताजा आंकड़े सामने आ चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 52,000 नए मामले सामने आए। इस वक्त की बड़ी खबर, 803 लोगों की पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से मौत हो गई है। एक दिन में 52,000 नए मामले देश भर में आ चुके हैं सामने। देश में कोरोना के नए केसेस की बात करें तो अब तक 18,55,745 मामले देश में रजिस्टर किए जा चुके हैं। ये वो लोग हैं जो कोरोना से अब तक संक्रमित हो चुके हैं। कल ही हमने आपको बताया था नमस्ते भारत में 18 लाख पार जा चुकी है कोरोना की मार और अब यह आंकड़ा 18,55,745 हो चुका है। एक दिन में 52,000 नए केसेस आ गए। एक ही दिन में 803 लोगों की मौत हो गई, यानी कि संक्रमण का दायरा लगातार फैल रहा है। हालांकि आंकड़ा हम कुल मरीजों का 18 लाख के पार बता रहे हैं, लेकिन एक्टिव पेशेंट्स की बात करें तो ये 5,86,298 है और ठीक हो चुके लोगों की संख्या 12,30,509 है। हालांकि ये भी हम आपको जानकारी दे दें कि 3 लाख से ज्यादा क्षमता हम अब टेस्ट की एक दिन में हासिल कर चुके हैं और 2 करोड़ से ज्यादा टेस्ट भी देश भर में अब हम कर चुके हैं। तो बड़े स्तर पर टेस्ट होना भी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है लगातार बढ़ते आंकड़ों का। अब एक कमाल की खबर, LOC पर बंदूक के साथ महिलाओं की तैनाती हो गई है। यह अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। नमस्ते भारत में आपके लिए संवाददाता नीरज राजपूत की स्पेशल रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये इलाका साधना टॉप, वो इलाका जहां पहली बार महिला जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 10-12 किलोमीटर दूर इस इलाके में चौकस निगाहों से ये महिला जवान इलाके के चप्पे चप्पे पर नजर रखती हैं। त्योहारों पर अपने परिजनों से दूर होकर भी वतन को आबाद रखने का जज्बा क्या होता है, ये आपको LOC पर तैनात कैप्टन गुरसिमरन कौर से सुनना चाहिए। ये हमारा प्रायोरिटी है। पहली बात तो ड्यूटी इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू सर्व हियर। बहुत खुशी है हमें, हमारे घर वालों को बहुत गर्व है इस बात का। घर राखी हम वापस भी जाके बांध लेंगे। प्लस हमारे फौजी भाई हैं तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक सेलिब्रेशन कर लिया उनको राखी बांध के। महिला दल का नेतृत्व कर रही कैप्टन गुरसिमरन कौर अपने परिवार की 3rd जनरेशन महिला सैन्य अफसर हैं। उनके पिता और दादा भी सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सेना की आर्मी सर्विस कोर यानी ASC के अधिकारी कैप्टन गुरसिमरन यहाँ अपनी साथी महिला जवानों के साथ ड्यूटी पर तैनात है। साधना टॉप पर तैनात ये महिला जवान असम राइफल्स का हिस्सा है। इन्हें खास मकसद के तहत जम्मू कश्मीर में तैनाती दी गई है। वो खास मकसद क्या है, ये जानने के लिए हमने मेजर जनरल ADS औजला से बात की। लेडी कांस्टेबल्स जो हमने वहाँ पे लगाई हैं असम राइफल्स की, वो किसी कारणवश हमारे को वहाँ पे लगाना पड़ा और बेसिकली वो स्मगलिंग को रोकने के लिए, क्योंकि स्मगलिंग जो है वो उस इलाके से काफ़ी ज़्यादा जो है वो
उसकी हमारे को जो है इनपुट्स और रिपोर्ट्स आती थी, और उसके अंदर रिपोर्ट्स ये आती थी कि लेडीज़ और बच्चों को और लड़कियों का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनको हम सक्षम रूप से जो है सर्च नहीं कर पा रहे। साधना टॉप पर तैनात दूसरी महिला जवान ने एबीपी न्यूज को बताया कि कैसे देश हित को खुद के हित से पहले रखा जाता है, और यही खूबी इंडियन आर्मी को दुनिया की बेहतरीन आर्मी में शुमार करती है। ये भी हमारा घर जैसा है, ये हमारा छोटा एक फैमिली है। हम जितना साल के 9 मंथ हम इधर रहते हैं, ये हमारी फैमिली से भी बढ़ के है। पहला हमारा ड्यूटी है, बाद में हमारी फैमिली है। हर कोई अपनी फैमिली को मिस करता है, हम भी करते हैं, पर ये हमारा फैमिली है, हम इनके साथ भी खुश हैं। पिछले साल दिसंबर 2019 में पहली बार जिन महिलाओं की जवान के पद पर सेना में भर्ती हुई है, वो अभी बेंगलुरु में ट्रेनिंग ले रही हैं। उन महिला कैडेट्स की तैनाती से पहले ही सेना ने पैरामिलिट्री फोर्स और असम राइफल्स की महिला जवानों को कश्मीर में एलओसी पर तैनात कर दिया है। जो टॉप दिखाई दे रहा है, अगर मैं गलत नहीं तो वो सामने एलओसी के दूसरी तरफ पाकिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है, मुजफ्फराबाद का इलाका वहां से शुरू होता है, और वहां तक करीब एरियल डिस्टेंस देखेंगे 10 से 12 किलोमीटर तक ये भारत की ही सीमा है। और यहाँ पर हमारे जो जवान हैं, चाहे वो पुरुष हों, महिलाएं हैं, अब यहाँ पर तैनात हो गई हैं, वो सब अपनी ड्यूटी करते हैं ताकि हमारी देश की जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित रहें।